हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 15th लेक्चर। ये हमारा 15वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर जो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री को होल्ड करने की क्या जरूरत है एंड व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एंड आज के लेक्चर में, लेक्चर 15 में हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं, दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं, जो दोनों ही पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है एंड ईओक्यू को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हम देखेंगे ईओक्यू को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है फॉर्मूला मेथड एंड तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो ये तीनों ही मेथड हम डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करूं तो आज का लेक्चर ये वाला जो है ना, सेकंड पार्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे न्यूमेरिकल आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल अगर आना होगा तो वो यहीं से आता है, ईओक्यू से पूछा जाएगा या रीऑर्डर पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। तो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसका पर्पस क्या है? जो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है वही जो हमने सबसे पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, दैट इज SWM। फर्म जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे यही है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फर्म इन्वेंट्री इस तरीके से मैनेज करती है ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के फर्म अपने इन्वेंट्री को मैनेज करती है और इसके लिए जरूरी है फर्म के लिए क्या? ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन करना, कि वो सही लेवल क्या होना चाहिए इन्वेंट्री का फर्म में। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री में, ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए एंड अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा एक्सेस में इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए एंड ऑप्टिमम लेवल जो होता है इन दोनों लेवल के बीच में होता है। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, इनएडिक्वेट भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखना होता है। बताया था ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड दूसरा क्या है? रीऑर्डर पॉइंट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर करें, खैर मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, कितना ऑर्डर करें एंड रीऑर्डर, री मतलब दोबारा, ऑर्डर मतलब ऑर्डर प्लेस करना, यानी जब इन्वेंट्री खत्म होने लगे तो किस पॉइंट पे आके हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस करें ताकि इन्वेंट्री खत्म हो उससे पहले वापस इन्वेंट्री फिल हो जाए। तो वो होता है रीऑर्डर पॉइंट। अभी डिटेल में मैं आगे इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी। चलिए पहले हम पढ़ते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वैसे ये ईओक्यू का जो टॉपिक है ना, एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर था, पेपर मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपको ईओक्यू एक बार पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो अब आप यहाँ पे जल्दी से समझ जाएंगे। ठीक है, ईओक्यू क्या है? देखिए नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो ऑर्डर, वो क्वांटिटी जो ऑर्डर करना चाहिए एक बार में ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े। ठीक है, फर्म को रॉ मटेरियल ऑर्डर करने पड़ते हैं ना, कंपनी में, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खत्म होते हैं तो रॉ मटेरियल ऑर्डर करने पड़ते हैं। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करें ताकि वो फर्म को क्या पड़े? इकोनॉमिकल पड़े।
यही होता है EOQ। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करके फिर से समझाती हूँ। EOQ क्या है? कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करे ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े, फर्म को इकोनॉमिकल पड़े, दिस इज कॉल्ड EOQ। इसी को EOQ कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए लिखा है यहाँ पे, हाउ मच इन्वेंट्री, यानी कितनी इन्वेंट्री ऐड करे, मतलब ऑर्डर करे व्हेन द इन्वेंट्री इज रिप्लेनिश्ड, यानी जब इन्वेंट्री खत्म होती जाती है तो एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करें ताकि उस कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े। इसी को कहते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको ऑर्डर क्वांटिटी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए एक फर्म है, इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट की, यानी साल भर में उसको 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी के सामने पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि 100 यूनिट पूरे एक बार में ऑर्डर कर ले। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास क्या है कि 50-50 करके 2 बार में मंगाए सामान। तीसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के सामने, 25-25 करके 4 बार में सामान मंगा ले, इन्वेंट्री मंगा ले। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, 20-20 करके 5 बार में मंगा ले। ठीक है, ये भी तो ऑप्शन है। फिर अगला ऑप्शन, एक पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 10-10 करके साल भर में 10 बार में मंगा ले सामान। ठीक है, ये भी तो ऑप्शन है। तो इन पांचों ही ऑप्शन में, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, इन जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा वो ऑप्शन है जो कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, वही होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, कि एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करे ताकि कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, वही होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कितने क्वांटिटी का एक बार में ऑर्डर प्लेस करे ताकि उसको इकोनॉमिकल पड़े। ठीक, अब ये जो EOQ है, या कह लीजिए ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल जो है, ये दो टाइप की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ये दो टाइप की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है ये सब मैं अभी बताऊंगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है EOQ। ठीक है, तो EOQ क्या होता है? EOQ की एक और डिफिनीशन है कि ये वो इन्वेंट्री लेवल है विच मिनिमाइजेस द सम ऑफ दीज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को आप सम करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को आप सम करेंगे, आएगा टोटल कॉस्ट। तो EOQ वो इन्वेंट्री लेवल होता है एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। दिस इज द सेकेंड डिफिनीशन ऑफ EOQ। EOQ को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि EOQ वो इन्वेंट्री लेवल होता है जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट का जो खर्चा है, ऑर्डर करने का खर्चा और कैरी करने का जो खर्चा है, वो मिनिमम पड़े ना, उस लेवल को कहते हैं EOQ। उस लेवल को हम EOQ कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो खर्चा आता है। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है ना, तो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आपको जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे रिक्विजिशन मंगानी पड़ेगी, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बेस्ट टेंडर, उसको चूज करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करके सामान मंगाना, उसको रिसीव करना, उसका इंस्पेक्शन करना, उसको स्टोर करना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो यही सब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो खर्चा आता है उसको कहा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। ठीक है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। आप 2 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 बार आपको पे करनी होगी, 2 बार खर्चा आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ठीक है, 4 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, 4 बार खर्चा आएगा। ठीक है, तो यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। जितने ज्यादा आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। ठीक, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि लार्जर द इन्वेंट्री लेवल लेस द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा इन्वेंट्री लेवल होता है, जैसे उसी वाले एग्जांपल लेते हैं, 100 यूनिट है, या तो 100 यूनिट एक बार में मंगा लीजिए, तो यहाँ पे क्या इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, एक बार आपको पे करना पड़ा। और अगर इन्वेंट्री लेवल कम हो, 50-50 करके 2 बार मंगाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 2 बार पे करनी पड़ेगी। अगर आप 25-25 करके 4 बार मंगाएंगे, 25-25 करके 4 बार मंगाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 4 बार खर्चा आएगा। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है कि लार्जर द इन्वेंट्री लेवल जितना बड़ा होगा, यानी एक बार में अगर ज्यादा इन्वेंट्री आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, दिस विल बी स्मॉल, ये खर्चा कम होगा।
ठीक है, ये देखिए लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ इन्वेंट्री। जैसे जैसे साइज ऑफ इन्वेंट्री बढ़ेगा, जैसे इन्वेंट्री की साइज देखिए यहाँ बढ़ रही है 100 है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर कैरिंग कॉस्ट की बात करें, कैरिंग कॉस्ट भी नाम से ही समझ में आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। एक यूनिट इन्वेंट्री को कैरी करने, होल्ड करने में जो खर्चा आता है ना, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने में जो खर्चा आता है दैट इज कैरिंग कॉस्ट, या इसको सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट जो इन्वेंट्री है उसको होल्ड करने में, उसको कैरी करने में जो खर्चा आता है ना, वो होता है कैरिंग कॉस्ट। इसमें आपका ये आता है स्टोरेज का खर्चा। अब इन्वेंट्री का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, प्लस उसका डिटोरेशन भी होगा, ऑब्सोलेंस का भी खर्चा है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे मिला के आपका बनता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो और कैरिंग कॉस्ट जो होता है दिस वेरीज विद द इन्वेंट्री साइज। यानी जितना ज्यादा इन्वेंट्री साइज होता है, जैसे अगर 100 यूनिट आपने एक बार में ही मंगा लिया तो वहां पे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि 100 यूनिट आपको एक बार में होल्ड करना है, तो यानी आपके लिए आपको स्टोरेज भी बड़ा चाहिए। ठीक है, इतने सारे स्टॉक का आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, टैक्स पे करने पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा आपको गार्ड वगैरह रखने पड़ेंगे। बट उसी की जगह आपकी इन्वेंट्री साइज अगर कम है, एक बार में आप 50 यूनिट ही अगर मंगा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, आपको स्टोरेज कम चाहिए होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो कैरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन्वेंट्री साइज। ठीक, फिर यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, रिक्वेजिशन ऑर्डर प्लेस करने का, ट्रांसपोर्टेशन का, रिसीव स्टोर इंस्पेक्ट करने का, और क्लेरिकल एंड स्टाफ का खर्चा। और कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेयर हाउस का खर्चा, कैरी करना, ठीक है, होल्ड करना यानी वेयर हाउस का खर्चा, हैंडल करने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, क्लेरिकल स्टाफ का खर्चा, डिटोरेशन एंड ऑब्सोलेंस का खर्चा। तो ये सब होता है कैरिंग कॉस्ट, और ये सब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक, और ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू वो लेवल होता है इन्वेंट्री का जिसपे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो सम हो, वो क्या हो, बताइए, वो क्या हो, वो हो मिनिमम। तो वही होता है ईओक्यू। ठीक, चलिए अब हम पता करेंगे ईओक्यू, ऑप्टिमम इन्वेंट्री साइज जो होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको फाइंड आउट करने के मेथड्स। तो उसके 3 मेथड्स हैं। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है फॉर्मूला मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, ये मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड में, ट्रायल एंड एरर मेथड में एक्चुअली आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 अवेलेबल है। जैसे 100 यूनिट आप एक बार में ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, 50-50 करके 2 बार में प्लेस करिए, 25-25 करके 4 बार में प्लेस करिए, तो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना होता है कि इनमें से सबका आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इन सारे ही ऑल्टरनेटिव में आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं। आप निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों को सम करके आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं। और जिस ऑप्शन में आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम आता है ना, वो बन जाता है आपका ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। ठीक, मैं इसकी डिटेल में इस पे कोई न्यूमेरिकल या इसकी मतलब रिटन में नोट्स इसलिए नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि ये मेथड बस आपको पता होना चाहिए, ये यूज नहीं होता है। क्यों ट्रायल क्यों ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे व्हेन यू हैव फॉर्मूला मेथड। जब हमारे पास सीधे फॉर्मूला मेथड है, हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं, तो क्यों हम हिट एंड ट्रायल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस पे कोई नोट्स वगैरह नहीं शो कर रही, इस पे न्यूमेरिकल भी नहीं। इसमें क्या है, बस आपको पता होना चाहिए, इसमें जितने ऑल्टरनेटिव हैं सबकी आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जिस ऑल्टरनेटिव में टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी वो होता है ईयूक्यू लेवल। ये ट्रायल एंड एरर मेथड में होता है। आ जाइए फॉर्मूला मेथड पे। अच्छा, फॉर्मूला मेथड पे जाने से पहले जरा देख लीजिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। आज की तारीख मतलब जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं तो इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसमें एफएम को नहीं ऐड किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं ऐड किया है, क्योंकि अभी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं करा है। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, ये मैंने आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड किया है, और मैंने इन सभी वीडियो लेक्चर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और लेक्चर के एंड में अभी मत करिएगा वीडियो को लाइक, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि लेक्चर के एंड में अगर आपको लगे कि आज के लेक्चर में आपने कुछ सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड तो हमने पढ़ लिया है कि टोटल कॉस्ट बेसिकली निकाली जाती है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने से पहले हम जरा कुछ बता देते हैं, कुछ सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ मतलब क्या है? एक ऑर्डर को प्लेस करने का जो खर्चा है ना, दैट इज ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर में कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। क्यू क्या है? ऑर्डर साइज, जो हम ईओ क्यू निकाल रहे हैं ना, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को कैरी करने का जो खर्चा है, दैट इज सी। तो ये कुछ सिंबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? यानी सबसे पहले हम निकाले नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट, जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट 100 थी, और कितना ऑर्डर साइज, यानी हम कितने की ऑर्डर साइज कर रहे हैं, हम 50-50 की कर रहे हैं कि 20-20 की कर रहे हैं, तो ऑर्डर साइज क्या है? तो सपोज करिए ऑर्डर साइज हमारी 50 की है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, यानी पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट है, इसको आप डिवाइड करेंगे ऑर्डर साइज से और मल्टीप्लाई करेंगे पर ऑर्डर कॉस्ट से, तो आपका आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट मतलब एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा। तो एक यूनिट निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री यानी क्यू। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या है? क्यू, ये ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई टू, टू से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, यानी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा टीसीसी, यानी टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, उनको यहाँ पे पुट करिए, यानी टोटल कॉस्ट क्या हुई? टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक, अब अभी मैंने बताया कि ईओक्यू क्या होता है। ईओक्यू वो लेवल है जिसपे क्या है? जिसपे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। यही है ना ईओक्यू। ईओक्यू वो लेवल है जिसपे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, यानी ये जो टोटल कॉस्ट है ये मिनिमम हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे पता है आपके लेवल पे ना ग्रेजुएशन पे ना मास्टर्स में ये ईओक्यू का डेरिवेशन नहीं आता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। बट बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगी, इसका डेरिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। आपको बुक्स में मिल जाएगा दो तरीके से डेरिवेशन, पर डेरिवेशन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है? डिफरेंशिएट किया जाता है इसे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट किया जाता है और वहां से ईओक्यू निकलता है। बेसिकली यहाँ पे जो क्यू मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है ईओक्यू। तो पहला तरीका है डिफरेंशिएट करना। दूसरा तरीका क्या है? जो क्लास 9th-10th में पढ़ा है कि दो पॉजिटिव नंबर है, इनका सम मिनिमम तब होगा जब ये दो नंबर बराबर होंगे। ये लॉजिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्स और वाई, ठीक है, इसका सम सपोज करिए टी आ रहा है, तो इसका जो सम है वो मिनिमम, यानी टी मिनिमम तब होगा जब एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। जब एक्स और वाई बराबर होंगे तभी इसका सम मिनिमम होगा। तो इन दोनों को जब आप बराबर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। Q is equals to under root 2AO by C. This is the formula of EOQ. ये फॉर्मूला है EOQ का। वैसे जो एग्जाम में है डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ना ग्रेजुएशन के लेवल पे ना मास्टर्स के लेवल पे, कहीं नहीं पूछा जाता है। आपको सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी अलग से फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये जो मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर फॉर्मूला ये पता रहता है तो कभी कभार एग्जाम में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट भी अलग से निकालने को पूछा जा सकता है। बाकी जनरली एग्जाम में ईओक्यू पूछा जाता है कि ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो ईओक्यू क्या है? टी 2AO बाई सी, दिस इज ईओक्यू। ठीक, एक क्वेश्चन करें जल्दी से। सपोज करिए टोटल रिक्वायरमेंट है 1200 यूनिट की, यानी एक कंपनी है उसकी साल भर की रिक्वायरमेंट क्या है? 1200 यूनिट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है? 37.5। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ₹1। तो आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो हम ईओक्यू का फॉर्मूला जानते हैं 2AO बाई सी, ये है फॉर्मूला। ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 1200।
यूनिट। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, तो वो क्या है? 37.5, वो यहाँ पे पुट करिए। और सी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, सॉरी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ना एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा, तो ये है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करिए। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, इसका अंडर रूट लीजिएगा तो आ जाएगा 300, यानी कंपनी को एक बार में 300 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, यानी साल भर में 1200 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और 300 300 करके कितनी बार प्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर? 4 बार 300 300 करके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो साल भर की जो रिक्वायरमेंट है 1200 वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ईओक्यू निकाला जाता है। और अगर इसको ग्राफ से निकालने की जरूरत पड़े तो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप ऑर्डर साइज क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो घटती जाती है एज द ऑर्डर साइज इंक्रीजेस। हम जानते हैं ना, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ती जाएगी, पहले हम 25 का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, फिर 50 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, फिर 100 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ती जाएगी क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट घटती जाएगी ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब 100 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है, 50 कर रहे हैं तो 2 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है, तो उतने कम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है ना वो इनवर्सली ऐसा ग्राफ बनेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्डर साइज के। जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री एक बार में मंगाएंगे उतना ज्यादा उसको कैरी करने का खर्चा आएगा। 100 यूनिट एक बार में मंगा लेंगे तो उसके लिए बड़ा सा स्टोर चाहिए, उतना ज्यादा खर्चा आएगा। 50 यूनिट अगर एक बार में मंगाएंगे तो उसके लिए एक छोटा स्टोर चाहिए, और अगर 25 यूनिट मंगाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से स्टोर कर लेंगे। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा इन्वेंट्री आप एक बार में मंगाएंगे उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ। इन दोनों को सम करके ये आता है टोटल कॉस्ट का ग्राफ, टोटल कॉस्ट। और हम जानते हैं ईओक्यू क्या होता है? वो लेवल जिस पे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है, और फिर यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो दिस इज द लेवल ऑफ ईओक्यू। और एक खास बात और है कि ये जो लेवल है वो वही लेवल होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, यानी वो पॉइंट जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बराबर है। वही तो मैंने लॉजिक बताया था ना वहां पे, कि टोटल कॉस्ट कब मिनिमम होगी? जब होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, जब कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगी तब टोटल कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। और ये बराबर है, यानी इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बराबर है, और यही वो पॉइंट है। और जब एक्स एक्सिस पे हिट करेगा तो यही वो लेवल होता है ईओक्यू का। अगर मैं पिछला वाला एग्जाम्पल बताऊं तो यही 300 का लेवल है, यानी 300 यूनिट कंपनी को एक बार में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ईओक्यू पे क्वेश्चन आए या ईओक्यू के बारे में पूछा जाए तो फॉर्मूला वगैरह वो सब तो लिखेंगे, बट ये ग्राफ मस्ट है, जरूरी है ये ग्राफ बनाना। ये ग्राफ आपने बना दिया तो ये ग्राफ अपने आप में सारी बातें कह रहा है। ये ग्राफ ये भी बता रहा है कि कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मिनिमम कॉस्ट का कर्व ये होता है, मिनिमम कॉस्ट इस पॉइंट में मिनिमम होता है, सॉरी टोटल कॉस्ट का कर्व ये होता है, एंड टोटल कॉस्ट इस पॉइंट पे मिनिमम है। और यही जो लेवल होता है वो होता है ईओक्यू का। और टोटल कॉस्ट मिनिमम जिस पॉइंट पे होता है उसी पॉइंट पे क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है। तो ये ग्राफ अपने आप में सारी बातें कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? देखिए, स्टोर में इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। 100 यूनिट थी पहले इन्वेंट्री, फिर अब प्रोडक्शन चालू है, इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? रीऑर्डर, देखिए री मतलब होता है दोबारा, री मतलब दोबारा, ऑर्डर मतलब ऑर्डर प्लेस करना। तो रीऑर्डर पॉइंट वो प्लेस होता है, ठीक है, एट विच द ऑर्डर शुड बी, वो इन्वेंट्री का लेवल होता है जिस लेवल पे ऑर्डर प्लेस करें, ताकि इन्वेंट्री जब तक जीरो पे पहुंचे और खत्म हो उससे पहले वापस इन्वेंट्री फिल हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? रीऑर्डर पॉइंट क्या है? वो लेवल है इन्वेंट्री का जिस पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ताकि जब तक इन्वेंट्री और खत्म होती जाए, डेंजर लेवल को टच करे, उससे पहले इन्वेंट्री फिर से फिल हो जाए। क्योंकि देखिए सप्लायर भी तो कुछ समय लगाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही हमने ऑर्डर प्लेस किया और आज ही सप्लायर बैठा हुआ है वो हमारे लिए तुरंत हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई दे देगा। ऐसा तो नहीं है, सप्लायर हमें तुरंत सप्लाई नहीं देगा, 1-2 दिन का उसको भी समय चाहिए।
ठीक है, 1-2 दिन से बल्कि ज़्यादा ही समय चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो इसलिए वो जो समय होता है ना उसको कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? टाइम नॉर्मली टेकन टू रिप्लेनिशिंग इन्वेंटरी आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। आपने जब ऑर्डर प्लेस किया और फिर इन्वेंटरी फिल हुई, आपने ऑर्डर प्लेस किया और फिर इन्वेंटरी हमें रिसीव हुई और इन्वेंटरी फिल हुई, तो इसके बीच का जो समय होता है ना उसको कहते हैं लीड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? टाइम टेकन इन रिप्लेनिशिंग ऑर्डर आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस होने के बाद इन्वेंटरी वापस फिल होने में जो समय लगता है ना उसको कहते हैं लीड टाइम। तो रीऑर्डर पॉइंट जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लीड टाइम पे एंड एवरेज इन्वेंटरी पे डिपेंड करता है। तो रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल्स टू लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज यूजेज। ठीक, तो दिस इज रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ईओक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। होपफुली शायद रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।